हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री आईएमए सेट का 2019 का केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आईयूपीएक नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आईयूपीएक नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका देखते हैं। ब्यूटाइल कह रहा है, ब्यूटाइल। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें क्या कहा इसने, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब कितने होंगे इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 होंगे बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, टर्शरी है ना, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री बना देंगे, 1 2 3 टर्शरी। आईयूपीएक नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4। 4 का मतलब मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट। ठीक है, अच्छा जी। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, हमने यहां पे क्लोराइड लगा दिया, ये हो गया। तो ये 3 डिग्री का अपना एल्काइल हैलाइड बन गया। अब इसका आईयूपीएक नेम है, तो बच्चों आईयूपीएक नेम देखेंगे। तो आईयूपीएक नेम कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में देखा जाए, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे लंबा चेन। तो कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा ये, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहां से करेंगे बच्चों, नंबरिंग करेंगे जहां से नियर बाय हमें हैलोजन दिखे। तो अगर हम ऊपर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 इधर से सेकंड पोजीशन पर है। अगर हम नीचे से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 इधर से भी सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2। 2 पे क्या है, हैलोजन। तो 2 क्लोरो क्लोरीन का हमने ले लिया, और 2 पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। ठीक है, तो इन दोनों का हमने नंबरिंग ले लिया। अब बचे हुए कितने रह गए कार्बन, 1 2 3। तो मैथ एथ प्रोप, प्रोप, और इनके बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, एन। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया बच्चों, आईयूपीएसी नेम हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका आंसर है दिस वन, सी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है, क्या बताया मैंने, फिर से दोबारा बता देता हूं कि आईयूपीएसी नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल मतलब 3 डिग्री। तो कार्बन लिया हमने, कार्बन के साथ ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, और एक क्लोरीन लगा दिया। अब हमें इसका क्या करना है, आईयूपीएसी नेम बनाना है। तो आईयूपीएसी का जो रूल होता है उसमें यह देखते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये होगी। फिर उसके बाद हम नंबरिंग करते हैं उस साइड से जिस साइड से हमारा हैलोजन नजदीक हो, नियर बाय हो। तो 1 2 3, अगर नीचे से नंबरिंग करते हैं, ऊपर से नंबरिंग करो तो 1 2 3। तो दोनों तरफ से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो क्लोरीन सेकंड पोजीशन पर आता है। अब हम इसका अगर हम लिखते हैं आईयूपीएसी नेम तो कैसे लिखेंगे, 2 2 डैश क्लोरो। ठीक है, 2 डैश क्लोरो डैश, बता, ये आपको पता होगा अल्फाबेट और नंबर के बीच में डैश लगता है। 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल। इन दोनों को मैंने नेमिंग में डाल दिया। अब बचा क्या रह गया, ये लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3। तो मैथ एथ प्रोप, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। तो इसका ऑप्शन है 2, ऑप्शन 2 इज, सॉरी दिस वन इज, ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइमरी एमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। प्राइमरी एमीन को अगर हमें पता लगाना है, सपोज करो हमारे पास 3 बीकर में एक में प्राइमरी है, एक में सेकेंडरी है और एक में टर्शरी है, और हमें पता लगाना है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसके लिए कार्बल एमाइन रिएक्शन करते हैं, कार्बल एमाइन टेस्ट। तो जो कार्बल एमाइन टेस्ट होता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये किस लिए होती है, ये पता लगाने के लिए होती है वेदर द अमीन इज 1 डिग्री 2 डिग्री
डिग्री, और कार्बोलामाइन टेस्ट हमारा सिर्फ 1 डिग्री ही अमीन। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं तो एग्जांपल लेते हैं, मैंने ले लिया CH3, ये हमारा प्राइमरी अमीन है। अब इसके अंदर कार्बोलामाइन टेस्ट में क्या होता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस अल्कोहलिक मीडियम, अल्कोहलिक मीडियम में, अल्कोहलिक मीडियम में। तो हमारा जो यहां से मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट CH3CH2NC आइसोसाइनाइड कंपाउंड मिलेगा, प्लस KCl प्लस H2 को बैलेंस कर लेना है जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों अपना कार्बल अमाइन, राइट। तो कार्बल अमाइन रिएक्शन हमेशा हमारा डिस्टिंग्विश करने के काम आता है कि वेदर द अमीन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इसका क्या है क्वेश्चन कि प्राइमरी अमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेकेंडरी या टर्शियरी, तो इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, कार्बल अमाइन। ये क्या कह रहा है कि व्हेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसका, AgNO3 का बच्चों, किसका करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, AgNO3 का, तो 9650 कूलम चार्ज, कितना चार्ज, 9650 कूलम, इतना चार्ज हम पास कर रहे हैं द इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ के लिए। ठीक है, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, कि कैथोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा, किसका बच्चों, सिल्वर का, सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है इसका, तो इसका क्या करेंगे, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले निकालेंगे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इस केस में निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, गिवन चार्ज अपॉन फेराडे कांस्टेंट, फेराडे कांस्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन चार्ज अपॉन फेराडे कांस्टेंट। तो गिवन चार्ज, कितना चार्ज हम दे रहे हैं, 9650 इतना चार्ज हम दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट। तो फेराडे कांस्टेंट का वैसे तो बच्चों वैल्यू होता है 96487, मगर कभी कभार हम इसको राउंड फिगर में हम 96500 भी यूज करते हैं। अब मैं यहां पे 96500 यूज कर रहा हूं। ठीक है, राइट। तो ये ऊपर से कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/10। 1/10 का मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया बच्चों, इसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया 0.1, नंबर ऑफ मोल्स हो गया इसका 0.1। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या बताना है कि मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, कैथोड पे कितना सिल्वर डिपॉजिट है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.1, और एटॉमिक मास कितना है इसका, सिल्वर का कितना होता है 108। हेंस जो अपना आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 10.8 ग्राम, 10.8 ग्राम अपना आंसर आ जाएगा 10.8 ग्राम। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या करा, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा है व्हेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन लिया हुआ है हमने सिल्वर नाइट्रेट, जिसके अंदर हमने 9650 कूलम चार्ज पास करा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग बात के लिए। अब ये पूछ रहा है कि कैथोड पे भाई कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन चार्ज अपॉन फेराडे कांस्टेंट। गिवन चार्ज हमारा कितना है 9650 और डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट 96500। अब इसका जो इसको सॉल्व करेंगे 1/10 मतलब 0.1। अब
मास डिपॉजिटेड, तो मास डिपॉजिटेड क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास 108 जो सिल्वर का होता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.8 ग्राम। तो कैथोड पे जो सिल्वर डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, 10.8 ग्राम। दिस वन इज योर आंसर। अगला चलते हैं। अब हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड जो टेस्ट होता है बच्चों, हॉफमैन ब्रोमाइड जो रिएक्शन होती है वो किसके लिए होती है बच्चों, वो होती है नाइट्रीन्स के लिए, नाइट्रीन्स के लिए। इसको याद रखना कि जैसे कार्बल अमाइन रिएक्शन होता है, कार्बल अमाइन रिएक्शन किसके लिए होता है कि हमारे पास जो अमीन है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, और हम कह सकते हैं कि प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी। इसीलिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कौन से चैप्टर में, अमीन्स वाले में। तो ये किसके लिए है एप्लीकेबल, नाइट्रीन्स के लिए, नाइट्रीन्स के लिए, राइट। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर हॉफमैन ब्रोमाइड की रिएक्शन देखी जाए तो इसकी रिएक्शन होगी RCOO NH2 समथिंग कुछ ऐसा। इसके अंदर हम कोई हेलोजन डाल देंगे, क्लोरीन डाल दो या ब्रोमीन डाल दो यार, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कोई बेस एंड वाटर, वाटर बात देंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें कोई एमीन मिल जाएगा, प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। दिस इज नॉन एज हॉफमैन ब्रोमाइड। तो ये नाइट्रीन्स के लिए होता है, नाइट्रीन्स, राइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसके प्रोडक्ट क्या होते हैं, मतलब डाइजेशन, अमीनो एसिड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, कि जो भी चीज हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है। तो अमीनो एसिड किसका होता है बच्चों, अमीनो एसिड होता है प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड किसका होता है, प्रोटीन्स का, ठीक है। ये हो गया। अब देखो फैट या लिपिड्स का, इनका भी याद रख लो। फैट और लिपिड्स का ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होता है। और जो जितने कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी हम फैट्स में तो जितनी चिकनाहट वाली चीजें आ गई वो सब किसमें टूटती है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड में। और अगर हम कार्ब्स की बात करें, जितने भी फल फ्रूट हो गए, हमारे अन्न पदार्थ हो गए, जैसे हमारे चावल, गेहूं, आलू, जो भी चीज है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है, एंड प्रोडक्ट अपना कार्बोहाइड्रेट किसमें, ग्लूकोज में। और प्रोटीन, प्रोटीन बच्चों होता है अमीनो एसिड, प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, अमीनो एसिड। दिस वन इज योर, ठीक है, अमीनो एसिड। ये वैसे देखा जाए 10th क्लास का क्वेश्चन है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू द, बिल्कुल सही बात है, ब्लीचिंग एक्शन जो SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, वो किसके वजह से होता है, रिडक्शन के वजह से। ब्लीचिंग एक्शन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, वो किसके वजह से होता है, ड्यू टू इट्स रिडक्शन। ब्लीचिंग, जो सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, रिडक्शन, ठीक है। अगला आते हैं। The line spectrum when electron fall from higher level to L level in the hydrogen atom is known as, hydrogen atom is known as। अब देखो बच्चों, सेंटर में तो, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या, एक सेंटर में होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, है ना, ऐसे। अब ये कह रहे हैं कि बहुत की हायर लेवल, बहुत ज्यादा हायर लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन आया एल लेवल पे, एल लेवल पे, ठीक है। तो हमारा जो न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिट स्टार्ट होता है, तो पहला वाला होता है ऑर्बिट के, अगला होता है एल, उसके बाद अगला होता है एम, और नेक्स्ट होता है एम के बाद एन, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो पहला होता है के लेवल, के वाला होता है लाइमन सीरीज, एल वाला होता है बामर, लाइमन बामर, एम होता है पश्चिम,
ब्रैकेट पी फंड एंड सो ऑन, चलता रहता है, ठीक है। लाइमन, बाल्मर, पच्चिन, ब्रैकेट, पी फंड। अब ये क्या रहा है, ये कह रहा है कि हायर लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन फॉल हुआ किसमें, एल लेवल पे। एल बोले तो पहला वाला होता है के लेवल और दूसरा वाला होता है एल लेवल, दूसरा वाला एल लेवल। तो एल लेवल पे फॉल हुआ, एल पे, एल का मतलब दूसरा है, और एल लेवल को हम कहते हैं बाल्मर सीरीज। एल लेवल को क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज। हेंस इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेकंड मोस्ट, ठीक है। अगर ये कहता कि के लेवल पे फॉर्म होगा, के लेवल पे ड्रॉप होगा, तो इसका आंसर क्या होता, लाइमन सीरीज। और एम पे कहता तो पश्चिन। मगर हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है हायर लेवल टू एल लेवल। तो एल कौन सा है अपना, सेकंड लेवल है, सेकंड, 1 2 3 4 सेकंड लेवल। और सेकंड लेवल कौन सा है, एल लेवल, और एल लेवल का क्या होगा, बाल्मर सीरीज होगा। एल लेवल का बच्चों होगा बाल्मर सीरीज, राइट, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट फ्लो इन द इंटरनल सर्किट ऑफ गैल्वेनिक सेल। अरे देखो, कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है कि इंटरनल सर्किट ऑफ गैल्वेनिक सेल में क्या फ्लो होता है, आयंस फ्लो होते हैं। आयंस बेसिकली आयंस फ्लो होंगे इंटरनल सर्किट के अंदर। जो हमारे कैटायन एनायन बनते हैं ना लूज होने के बाद, आपने पढ़ा होगा कि Zn2+, है ना। चलो, हम आपने पढ़ा होगा इसके अंदर कि हमारे Zn2+ आयन बन गया, एक कॉपर आयन बन गया, ठीक है। तो बेसिकली जो इंटरनल सर्किट के अंदर जो मूव होते हैं, एटम तो होगा नहीं मूव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव होते हैं, मगर अंदर जो सेल के अंदर मूवमेंट होती है इंटरनल सर्किट में, वो किसकी होती है बच्चों, आयंस की होती है, आयंस। ऐसे हमारा सेल था, इधर हमने कोई जिंक ले लिया और जिंक सल्फेट में डिप कर दिया, इधर हमने कॉपर ले लिया था, इधर जिंक ले लिया था और जिंक सल्फेट में मैंने डिप करा था इस रॉड को, इधर मैंने कॉपर लिया था और इसको मैंने कॉपर सल्फेट में डिप करा था, राइट। तो आउटर एक्सटर्नल सर्किट में तो देखो इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में क्या फ्लो हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, एटम तो फ्लो होगा नहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक करंट ये भी आउटरी फ्लो होगा। तो इंटरनल क्या फ्लो होगा, आयन, बेसिकली आयन फ्लो इंटरनल, ठीक है। चलो अगला करते हैं, substance which is used for the preservation of colored fruit juices। बहुत बढ़िया बात है, colored fruit juices, ठीक है। तो जितने रंग बिरंगे फ्रूट जूसेस होते हैं, जैसे आजकल वो मार्केट में आ रहा है ना, माजा आता है, ठीक है, और रियल जूस आता है, ट्रॉपिकैना आता है, इनके मिक्स फ्रूट, गुआवा, अलग अलग फ्लेवर्स के आते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर जो जितने भी कलर्ड फ्रूट जूसेस होते हैं, उनका जो प्रिजर्वेटिव होता है वो कौन होता है, बेंजोइक एसिड। बेसिक कौन होता है बच्चों, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ये होता है इसका प्रिजर्वेटिव, ठीक है। इसका ऑप्शन है फर्स्ट। और हां, अगर ये तो जूसेस का बता दिया, और जो ईटेबल पैकिंग वाले, जो पैकिंग वाले ईटेबल प्रोडक्ट आते हैं, जैसे टमाटो केचप, जैम, जेली और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, म्यूनीस, तुम, ठीक है। तो उसके अंदर जो हमारा प्रिजर्वेटिव होता है, जैसे कि टमाटो केचप हो गया, सॉस हो गया और हमारा जैम हो गया, ठीक है, उसके अंदर जैम लिख देता हूं मैं, सॉस, पैकिंग ईटेबल फूड्स, पैकिंग ईटेबल फूड्स होते हैं, उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव होता है वो होता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट। मगर जो फ्रूट जूसेस होते हैं, कलर्ड फ्रूट के जूसेस, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा होता है प्रिजर्वेटिव, वो कौन होता है, बेंजोइक एसिड, प्रिजर्वेटिव बेंजोइक एसिड। क्योंकि बच्चों देखो, ये जो प्रिजर्वेटिव होते हैं ये क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व करके रखते हैं कि वो ऑक्सीडाइज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने पिया होगा मौसमी का जूस, मौसमी का जूस अगर हम निकलाते हैं
ठीक है, अगर उसको विद इन 5 मिनट में अगर हम पी लेते हैं तो ओके, अगर हम उसको आधे घंटे बाद पीते हैं तो उसके टेस्ट के अंदर देखना चेंज आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा, कड़वापन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, कड़वापन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो पैकिंग वाले जूसेस होते हैं, ट्रॉपिकाना, ठीक है, रियल जूस, इसके अंदर भी एक चीज लिखा होता है, इसके बॉटल, जो बॉटल होती है सील पैक होती है, ठीक है, अगर बॉटल खोल दिया तो उसके पीछे लिखा होगा कि यूज विद इन 24 आवर, कि 24 आवर के अंदर ही उसको यूज करना है। अगर 24 आवर से अगर आप ज्यादा है उसको रखते हो तो भी याद रखना उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, उसका टेस्ट के अंदर चेंज आ जाएगा, बिकॉज जब हम खोल के उसके जूस को निकालेंगे, हम पियेंगे, फिर हम उसको ढक्कन बंद करके रख देंगे तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन उसके अंदर चला जाता है, जो उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो उस केस में भी क्या है बच्चों कि अगर बॉटल पे लिखा होता है कि यूज विद इन 24 आवर, और 24 आवर के बाद अगर हम उसको यूज करते हो तो देखना पक्का 200% की उसका जो टेस्ट होगा, टेस्ट के अंदर पक्का बदलाव मिलेगा। तो जो फ्रूट जूसेस हैं उसके अंदर, कलर्ड फ्रूट जूसेस हैं उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव है वो कौन है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, अरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन्ड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या कहा फर्स्ट लॉ ने, कि एनर्जी को, ऊर्जा को ना हम पैदा कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है बच्चों, इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी। अब डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, एक्सटेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये सारा का सारा हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ में आता है, सेकंड लॉ में। ठीक है, और जीरोथ लॉ क्या कहता है, जीरोथ लॉ ये कहता है अगर कोई ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ अगर इक्विलिब्रियम में, हेंस ऑटोमेटिकली ए सी बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में होगी। ये हमारा जीरोथ लॉ कहता है, ये हमारा जीरोथ लॉ कहता है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और ये फर्स्ट लॉ। ऑप्शन है इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी, ये बताया था फर्स्ट। अब कह रहा है इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर मिसेबल इन वाटर ड्यू टू, बिल्कुल सही बात है। याद रखना बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई कंपाउंड पूछ लेगा कि ये कंपाउंड वाटर के साथ मिक्स हो रहा है और दूसरा कंपाउंड कोई भी कंपाउंड नहीं मिक्स हो रहा, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो याद रखना कोई भी चीज अगर वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, कोई भी चीज अगर वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल है, तो उसका एक मेन रीजन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई भी सब्सटेंस, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फटाफट बना लेगा, इसका मतलब वो चीज उसके अंदर सॉल्यूबल है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा वाटर के साथ, इसका मतलब वो चीज सॉल्यूबल नहीं है, वो चीज सॉल्यूबल नहीं। ठीक है, तो इसका ये आ जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वाटर। क्वेश्चन ये है, हैलाइड आर ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल इन वाटर, बिल्कुल सही बात है, हैलाइड इनसॉल्यूबल है। मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया कि भाई सॉल्यूबल, जो चीज सॉल्यूबल होगी इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और जो चीज सॉल्यूबल नहीं होगा इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ नहीं बनाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, बिल्कुल सही बात। ठीक है, if the absolute temperature of gas is doubled, ठीक है, and the pressure is reduced to 1/2,
द वॉल्यूम ऑफ द गैस, कि जो गैस का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन लगाओ, आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अच्छा जी, अब एनआर तो है कांस्टेंट बच्चों, एनआर है अपना कांस्टेंट। पूछा क्या इसमें, वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है वी, इसका मतलब पी को हम नीचे ले जाते हैं, टी वाई पी, टी वाई पी कर देते हैं। ठीक है, अब टी वाई पी कर दिया। अब सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है इसमें। क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड, कि गैस का जो टेम्परेचर है बच्चों वो क्या हो गया, डबल हो गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, अच्छा जी, एंड द प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, और प्रेशर कितना हो गया बच्चों, हाफ हो गया, 1/2। द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम क्या होगा, ये चीज रेसिप्रोकल होगी, ऊपर चली जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हेंस इट इज 4। तो वॉल्यूम कितना आ गया, 4। तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज 4 फोल्ड, 4 गुना उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये हो गया, ऑप्शन इज फर्स्ट। क्लियर ना, मैंने क्या कहा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एनआर की वैल्यू कांस्टेंट है। क्या कह रहा है कि अगर हमने टेम्परेचर उसका डबल कर दिया और प्रेशर उसका हाफ कर दिया, तो सिंपल, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी नीचे ले गया मैं टी के, वॉल्यूम निकालना है, एनआर कांस्टेंट है, टी का वैल्यू, टेम्परेचर डबल बता रहे, डबल करने के लिए हमने डबल कर दिया, प्रेशर का हाफ करना है, हमने हाफ कर दिया। सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है, ये ऊपर चला गया रेसिप्रोकल हो गए। ठीक है, और अपना आंसर क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया इसका आंसर। तो आंसर क्या है, इंक्रीज 4 फोल्ड, इंक्रीज 4 फोल्ड, राइट। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या कह रहा है, ऑर्थोनाइट्रो, ऑर्थोनाइट्रो बनाओ, नाइट्रो, ऑर्थोनाइट्रो, ऑर्थो पोजीशन पे मैंने नाइट्रो लगा दिया, फिनॉल। ये कह रहा है कि बच्चों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होगी। ठीक है, चलो पहले आप इसको भूल जाओ, स्टार्ट करते हैं पहले से। पैरा अमीनो फिनॉल, पैरा अमीनो फिनॉल, पहला पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन कि पैरा अमीनो फिनॉल। मैं दोबारा से एक बार इसको करवा रहा हूं। चलो, पैरा अमीनो फिनॉल, पैरा पे लगा है अमीन, OH NH2, पहला ऑप्शन ये है। ठीक है, दूसरा ऑर्थो, तीसरा ऑर्थो डाइक्लोरो, ऑर्थो डाई बेंजीन टोलुइन, चौथा पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरा पे है नाइट्रो। और अब ये कह रहा है इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर का मतलब अपने ही मॉलिक्यूल में, खुद के ही मॉलिक्यूल में, खुद के ही मॉलिक्यूल में
वो उसको क्या करना है बच्चों, खुद के ही मॉलिक्यूल में उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है। ठीक है, अब स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट। पहला वाला देखा जाए कि ये बहुत दूर है, इतनी दूर से नहीं बना पाएगा क्रॉस। दूसरा वाला देखा जाए कि इधर ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो ये इसका O इसके H के साथ इजीली बॉन्डिंग बना लेगा, इजीली, ये हो सकता है। तीसरा वाला देखा जाए, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कुछ वही समाधान ही नहीं है, कुछ समाधान ही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, पोलर सब्सटेंस है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, चौथे में देखा जाए अगर OH इधर है तो इधर भी इनके बीच में बहुत ज्यादा लंबी दूरी है, ये भी नहीं बनाएगा। हेंस अपना जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कौन सा बनाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। द सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, तो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट अमंग द फॉलोइंग, तो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो बच्चों सेफ सेलेक्टिव जो कैटलिस्ट है वो कौन सा है, याद रखना, जियोलाइट्स, जिसको हम ZSM5 भी लिखते हैं, और इसी का ही नाम है सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, सेफ सेलेक्टिव। और इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये होगा इसका सेट, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली। तो ये होगा इसका सेफ सेलेक्टिव जियोलाइट्स, जो कि हो गया सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, जिसको हम जियोलाइट्स भी कहते हैं या फिर ZSM5 भी कहते हैं, राइट। ठीक है, एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो सिस्प्लैटिन तो आपको पता है कैंसर की बहुत अच्छी दवा है, सिस्प्लैटिन है जो कैंसर की बहुत अच्छी दवा है, जिसको कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। ठीक है, येलो ऑफ एग, व्हाइट ऑफ एग, तो दैट इज नॉट द अल्टरनेटिव फॉर द लेड पॉइजनिंग। और EDTA, EDTA है, जो EDTA है बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। EDTA इज यूज फॉर द एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग। जो लेड पॉइजनिंग होती है, लेड पॉइजनिंग, उसका एंटीडोट क्या है, अपना EDTA है। तो इसका ऑप्शन होगा A। नंबर ऑफ इफेक्टिव कार्बन एटम इन एन यूनिट सेल ऑफ डायमंड, डायमंड के अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कार्बन एटम पूछ रहा है इन अ यूनिट सेल ऑफ डायमंड, डायमंड। ठीक है, डायमंड, तो डायमंड का अगर शेप देखा जाए तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल समथिंग होता है। ठीक है, तो अगर इसका हम देखें नंबर ऑफ कार्बन एटम तो इसका 8 आएगा, 8 आएगा, और दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन का है, आइसोप्रीन का, राइट। इथाइलिन, इथाइलिन इसका नहीं ऑप्शन होगा क्योंकि इसे पॉलीथीन बनता है, फिनॉल भी नहीं होगा, विनाइल क्लोराइड भी नहीं होगा। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है बच्चों, आइसोप्रीन, तो इसका ऑप्शन होगा आइसोप्रीन बी। अब कहते हैं व्हाट इज द ट्रू फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ट्रू क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्या कह रहा है, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का, जो जीरो ऑर्डर के बारे में कहा है ना इसने, तो जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है T1/2 इज इक्वल टू 2R0 डिवाइडेड बाय K। अब ये क्या कह रहा है, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है R0, तो ये कह रहा है हाफ लाइफ है इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन, मगर हमारे फॉर्मूला जो है हाफ लाइफ का वो क्या है 2R0, तो ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, डिपेंडेंट है भाई। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी इज 0, ये भी नहीं हो सकता। रेट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अरे इंटेंसिटी का क्या करना है यार। तीसरा, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या कह रहा है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट कैसे लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू के
इंटू आर की पावर n। मैंने क्या कहा, रेट को कैसे लिखते हैं, के क्या होगा, रेट कांस्टेंट, के होगा हमारा रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय आर क्या है हमारा बच्चों, आर है हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की पावर n। ठीक है, अच्छा जी। अब n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। तो अब ये क्या कह रहा है कि जीरो ऑर्डर है, जीरो, तो n का वैल्यू क्या होगा बच्चों, इसमें n का वैल्यू होगा इसमें जीरो, n का वैल्यू जीरो, और किसी की भी पावर जीरो तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। हेंस अपना जो रेट कांस्टेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस पे डिपेंडेंट है, रेट कांस्टेंट के ऊपर, के ऊपर। हेंस ये वाला बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट इंडिपेंडेंट है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। Which one among the following has the anti-ferromagnetic in nature? तो बच्चों ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ठीक है। अगर इसका देखा जाए तो अपना आंसर है MnO, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंटी फेरोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। एंटी फेरो आपको पता होगा, जिसके अंदर डोमेन या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली ऐसे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज MnO का एंटी फेरो। ये एनसीईआरटी में देख लेना, डी ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक में ही दिया हुआ इसका, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड हैं उसमें दे रखा है कौन सा एंटी फेरो है, कौन सा फेरो है। अगला आते हैं, तो बच्चों ये था अपना 2019 का पेपर, बहुत ही सिंपल था। बस इतना ध्यान रखना, अपनी एनसीईआरटी पढ़ के जाना, ठीक है, और ध्यान से सारे क्वेश्चन करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है बिल्कुल। फॉर अगर न्यूमेरिकल पे आएंगे तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे, इसलिए थ्योरी को बहुत ही ध्यान से और कंसिस्टेंटली पढ़ के जाना, ठीक है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।